हेलो क्लास 7th। आज हम आपके सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत भाग 2 के पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान को पढ़ेंगे। तो देखिए, दिल्ली जो था वो सबसे महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो सबसे पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो बना था वो राजा अनंगपाल जो थे वो राजा थे। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त की हराया। यानी कि तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली जो था वाणिज्य यानी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनना था। और बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो बहुत ही प्रचलन में थे। और 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो इस तालिका में आपको दिखाया है कि ये दिल्ली के शासक है। राजपूत वंश में जो थे ये तोमर वंश आया, चौहान वंश, फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश आया, फिर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर सैयद वंश में खिज्र खान, लोदी वंश में महमूद लोदी। तो ये जो मुख्य वो थे उन्हीं को यहाँ पर दिखाया गया, मुख्य शासकों को। और तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो थी वो तोमर राजवंश की, राजपूत वंशों में तोमर राजवंश की राजधानी बनी थी। और ये दिखाया है दिल्ली जो सल्तनत है इसमें 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत में कुछ चुनिंदा चुने हुए शहर थे, जैसे फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह, कोटला और ये हौज सोनी, जहाँपना, देहली, कोहना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। और देखिए दिल्ली जो थी वो यमुना जो थी उसका मार्ग यहाँ से था जो कि अब बाहर को हो गया। तो ये सब मिलकर अब क्या बन गए हैं, एक पूरा दिल्ली बन गए। पहले दिल्ली में अलग अलग छोटे छोटे शहर अलग अलग थे। अब देखिए दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में हमें जानकारी कैसी मिलती है। तो हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य जो भवन निर्माण कला है उनके माध्यम से भी हमें बहुत सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, तवारीख, बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, तो इनसे भी हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। अभी पांडुलिपियाँ कैसे बनती देखिए इसमें दिखा रहे हैं। पहले नंबर पे कागज़ तैयार कर रहा है ये व्यक्ति, दूसरे नंबर पे लेखन कार्य कर रहा है। फिर जो महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेद है उसमें आजकल हम लोग अंडरलाइन करते हैं, लेकिन उस समय सोने को पिघलाकर डाल रहा है और फिर उसकी जिल्द तैयार करा जो किताब तैयार हो गई। तो तवारीख के जो लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब है न्याय चक्र। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख ए मुदब्बिर ने लिखा था, राज्य का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, यानी जो लगान पड़ता था उनको, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न, उनकी फसल अच्छी हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। लेकिन जिन्होंने लिखा तो वो कुछ और बातें ध्यान में रखें कि तवारीख के जो लेखक होते थे वो नगरों में ही, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते। हो सकता है उन्होंने सुल्तानों की ही बातों को, बुरी बातों को दबाया और अच्छी बातों को ही लिखा हो। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगोपभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, केवल वो शासक की खुशामदी के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए लिखते थे। तो ये जन्म से अधिकार देखिए, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। जैसे मान लो कि लोग मानते थे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। देखिए सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया थी, वो सिंहासन पर बैठी और उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि
वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसके सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि लोग उस समय एक स्त्री को, एक महिला को सिंहासन पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी मानसिकता ही वैसी थी। तो रज़िया के बारे में मिन्हाज ए सिराज, जो उनके इतिहासकार थे, उनके विचार हैं कि उनका सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वो पूछते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी कि उसमें खूबियाँ तो बहुत थी, लेकिन वो औरत है। तो ये उनकी मानसिकता थी पुरुषों की उस समय। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किस समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, जो 1262 से 1289 तक रही, के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी तित्ता। 980 से 1003 तक उसका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो देखिए लिंग भेद क्या होता है। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर आमतौर पर तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सब समाज की बनाई हुई एक कल्पना है या एक मानसिकता, एक विचार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो ये जो मानचित्र है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर हैं। काजकोट, मुल्तान, ये सब दिए हुए हैं। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, जहाँ रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती थी, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद यानी कि अनाज वगैरह आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो जो भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, उन्हें कहते थे। और गैरिसन शहर थे किलेबंद बसाव, जहाँ सैनिक रहते थे। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, जब विद्रोह करती थी सेना, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क की नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो इन चुनौतियों के कारण सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। इसके संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार, फैलाव अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए, बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, अपनी ऊंचाई पर। यानी कि इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम यानी कि आदमियों को नौकर बनाते थे, गुलाम बनाते थे बिल्कुल, और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया था और इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके जो प्रशासक और प्रशासक यानी कि जो शासन करने वाले अधिकारी थे और सूबेदार थे, मुकदमों के फैसले सुनाते थे और किसानों से कर वसूल करते थे, टैक्स। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा था। तो ये नक्शा है, देखिए, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान है दक्षिण की ओर,
और इस तरह तीरों के माध्यम से इसको दिखाया कि दिल्ली से ये चला था।